गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए पेपर देखते हैं BCA 2019 का स्टूडेंट्स। इसको हम डिटेल में सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का हाईलाइट देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें आपको लिखा है कि द आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स एंड आंसर टू लॉन्ग क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन छोटे हैं उनको आपको जो है 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ समझिए कि जो 100 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट जो हमारे महात्मा गांधी काफ़ी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो अब तक का जो पेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो है आप एक पेज में एक एवरेज में जो है 19 to 100 वर्ड लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर एक पेज में आप जो है 100 वर्ड लिख रहे हैं मान लीजिए, तो दो पेज में आप जो है 200 वर्ड लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी रेशियो से अगर आप 500 पेज का 500 वर्ड का जो आंसर देना चाहते हैं तो उसको 5 पेजेस पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 100 वर्ड्स पर पेज के अकॉर्डिंग आप एवरेज में राइट करते हैं तो आपका आंसर जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। नेम द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो है नाम लिखना है स्टूडेंट फर्स्ट। और फर्स्ट बी वाई सी इज नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी को जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सी है। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ हेडर फाइल्स इन सी लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए, एक्सप्लेन द डिफरेंट इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन सी लैंग्वेज विथ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। सेकंड है आपका इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्विच एग्जांपल के साथ देना है। सेकंड का सी है राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन रिकर्सन क्या होता है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड। रिकर्सन में स्टूडेंट किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है इसके बारे में बताना है आपको। 2 नंबर लेना है, उसका जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड का सी, राइट ए सी प्रोग्राम फॉर कंप्यूटिंग द सम ऑफ द सीरीज अप टू टी टर्म्स 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यू प्लस डॉट डॉट n के पावर t-1। देखिए यहाँ पर n बाई मिस कैपिटल हो गया है, इसको आपको स्मॉल लेटर में समझना है। तो यह सीरीज है और n और t की वैल्यू को कीबोर्ड से लेना है रन टाइम, और इसकी क्या कंप्यूटेड रिजल्ट आएगा प्रोग्राम बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट नोट देखिए है आपका बिग ओ नोटेशन क्या होते हैं, एल्गोरिथम और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में बताना है। फंक्शन और टाइप्स क्या होते हैं उसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ए, एक प्रोग्राम बनाना है स्टूडेंट्स जिसमें डिस्प्ले करने हैं ऑड नंबर्स। 701 से 800 के बीच में ऑड नंबर को प्रोग्राम के थ्रू डिस्प्ले करना है। और 5 का बी देखिए, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक नंबर लेना है, उसके ऑल फैक्टर्स को हमें डिस्प्ले करना है। ओके स्टूडेंट, फैक्टर्स। सी, पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं उल्टा सीधा नंबर, कुछ ऐसे नेम होते हैं या नंबर होते हैं जो उल्टा सीधा एक समान होते हैं, उसको पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे थियरी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट लिखना है, सीडो कोड, परफेक्ट नंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, सी इज ए रिच सेट ऑफ ऑपरेटर। सी को ऑपरेटर का रिच सेट कहा जाता है, ऑपरेटर का धनी कहा जाता है सी लैंग्वेज को। इसके कंटेक्स्ट में आपको डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ, और क्या क्या ऑपरेटर्स हैं उसको भी आपको बताने हैं। 7 का बी, 2 इंटीजर नंबर लेना है स्टूडेंट और उसका बिटवाइज एंड डिस्प्ले करना है। ओके, इसका प्रोग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन का स्पेसिफाई करना है कि फंक्शन एज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और फंक्शन जो है सी प्रोग्रामिंग जो है किस पैराडाइम को फॉलो करता है, किस अप्रोच को फॉलो करता है उसको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 का बी, डिफरेंस बताने हैं स्टूडेंट। वाइल डू वाइल के बीच में डिफरेंस, ब्रेक एंड कंटिन्यू के बीच में डिफरेंस, परफेक्ट नंबर प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस, और लास्ट फैक्टोरियल एंड क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे, किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे। तो इसको स्टूडेंट हम जो है पेपर के डिटेल में हम लोग जो है देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए जो है हम लोग जो है इसका आंसर देखते हैं 1 बाय 1। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय MK पटेल सर, UGC नेट CS। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसा आप जानते हैं प्रिमिटिव मीन्स बेसिक, फंडामेंटल डेटा टाइप क्या है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए लिखा है कि द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज आर द इनबिल्ट डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय द सी लैंग्वेज वेंडर्स, thus all C compiler support for these data types। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है वह जो है आपका जो है जो कंपाइलर है वह जो है कंपाइलर के वेंडर है इसको प्रोवाइड करते हैं। इसको हम सिंपली क्या करते हैं स्टूडेंट, उसी तरह से यूज करते हैं। और जो फंडामेंटल टाइप्स होते हैं स्टूडेंट सभी जो है कंपाइलर फॉलो करते हैं। ओके, जैसे आपका लिखा है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप को हम कीवर्ड्स INT के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर नंबर विदाउट ए डेसिमल। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टूडेंट हम यूज करते हैं ऐसे नंबर को स्टोर करने के लिए जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। द कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर इंट। इसके लिए हम जो है इंट कीवर्ड यूज करते हैं। दस टू डिक्लेयर द इंटीजर डेटा टाइप फॉलोइंग सिंटैक्स वुड बी फॉलोड। ओके स्टूडेंट, तो इंटीजर टाइप के लिए हम देखिए क्या सिंटैक्स फॉलो करते हैं। इंट वेरिएबल नेम, इंट रिजर्व वर्ड है। जैसे हम 2 वेरिएबल XY इंटीजर टाइप के बनाने चाहते हैं तो INT X, Y सेमीकोलन। ओके स्टूडेंट, उसी तरह से स्टूडेंट फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोट कीवर्ड यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि फ्लोट के केस में क्या होता है, हमारा जो डेटा या वैल्यू होता है उसमें डेसिमल पॉइंट आता है। ओके स्टूडेंट, जैसे फ्लोट वेरिएबल नेम, जैसे कि 2 वेरिएबल बनाया फ्लोट टाइप का MN, तो फ्लोट M, N सेमीकोलन। डबल के लिए उसी तरह से स्टूडेंट, डबल में भी हमारा क्या होगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। बस डिफरेंस किसका होता है, रेंज का डिफरेंस होता है। डबल में हम बड़ी वैल्यू अप टू डेसिमल पॉइंट के बाद 11 प्लेसेस तक स्टोर कर सकते हैं। और फ्लोट में जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो है अगर 16 बिट का कंपाइलर है तो हम जो है 6 प्लेसेस तक जो है एक्यूरेसी हमारा मशीन करता है। ओके स्टूडेंट, तो फ्लोट को हम जो है सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं और डबल को हम डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मशीन में उसको जो है वो करता है, स्टोर करता है।
तो देखिए इसका सिंटैक्स डबल वेरिएबल नेम, इसके वेरिएबल कैसे बनाया, डबल पी क्यू, दो डबल वेरिएबल बनाया स्टूडेंट। अब कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर के लिए हम जो है कैर रियर वर्ड यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी तरह से कैर, देखिए लिखा है कैर डेटा टाइप डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर ए कैरेक्टर कांस्टेंट, thus the variable declared as character data type can store only one single character। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक कैरेक्टर वेरिएबल में एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ओके, सिंटैक्स क्या है देखिए, CHAR वेरिएबल नेम सेमीकोलन CHAR CH1 CH2, यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर वेरिएबल बनाए, एक का नाम है CHAR फर्स्ट, CHAR सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एक और है वायर्ड डेटा टाइप। देखिए स्टूडेंट, वायर्ड अनलाइक अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप इन सी, वायर्ड डेटा टाइप डज नॉट क्रिएट एनी वेरिएबल बट रिटर्न एन एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज। तो ओके स्टूडेंट, हमारा वायर्ड डेटा टाइप जो होता है या कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, एम्प्टी सेट रिटर्न करता है। दस वी कैन से डैट इट स्टोर नल। वायर्ड डेटा टाइप के थ्रू हम ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें नल स्टोर रहता है, मतलब कुछ नहीं होता है, नल मीन्स नथिंग। वायर्ड स्पेस वेरिएबल नेम कामा, जैसे कि वायर्ड जेन, जेन मीन्स जनरल, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है जनरल, जो नथिंग टू स्टोर एनी वैल्यू। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी आंसर देते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज, देखिए सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। सी कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ब्रैकेट में लो लेवल लैंग्वेज को स्टूडेंट हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो है हमारा लो लेवल एंड हाई लेवल दोनों के फीचर को हम एक साथ मिला करके यूज कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन सी इज रिफर टू एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसीलिए इसके एवरेज फीचर्स को हम हाई लो को मिलाकर कहते हैं कि यह मिडिल लेवल लैंग्वेज है। द फीचर्स ऑफ ऑल आर दैट ऑफ इनेबलिंग अस टू डेवलप सिस्टम लेवल प्रोग्राम एंड द फीचर्स ऑफ हाई लेवल इज यूज टू is those of high degree of readability and machine independent। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हम लो लेवल के थ्रू भी हम जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, और हाई लेवल के थ्रू हम जो है हाई लेवल के थ्रू जो है मशीन से इंडिपेंडेंट जो है हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। तो एप्लीकेशन एंड सिस्टम दोनों लेवल पर यह वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडर फाइल, यूटिलिटी ऑफ हेडर फाइल्स। तो देखिए हम कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई हेडर फाइल हम लगाते हैं जिसे हम लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं। उस लाइब्रेरी फाइल्स को हमें सबसे पहले हैश सिंबल के थ्रू इंक्लूड करना होता है, जिससे हमारा प्रोग्राम जो है प्रोसेस करने से पहले ही जो है क्या करता है, हमारा कंपाइलर प्री प्रोसेसिंग करते हुए उसको हार्ड डिस्क से जो है मेमोरी में लाकर लोड करता है और हमारे प्रोग्राम से उसको अटैच करता है या लिंक करता है, जिससे हमारे जो है प्रोग्राम में जो यूज किए गए फंक्शंस हैं उसका जो है डिफिनीसन जो है अवेलेबल रहता है। तो मशीन जो है क्या करता है, उसके मीनिंग को समझ जाता है और उसके बाद जो है उसका आउटपुट जो है उसके डिफिनीसन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लिखा है इन हमने आपको इसमें लैंग्वेज में लिखाया, इन सी लैंग्वेज हेडर फाइल्स कंटेन्स द सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। वी रिक्वेस्ट टू यूज ए हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम बाय इंक्लूडिंग इट विथ द सी प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश include। all the header files have .h extensions। by including a header file we can use its contents in our program। तो header file का यूज करके
स्टूडेंट्स, हम इसके कंटेंट को हम क्या करते हैं, अपने जो है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ओके, इन दिस हेडर फाइल्स, जैसे हमने हैच इंक्लूड stdio.h लगाया स्टूडेंट, तो देखिए इसमें जब हमने यह हेडर फाइल जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो हम जो है इसमें जो फंक्शंस हैं जैसे printf, scanf, getch ar, इसको हम जो है अपने प्रोग्राम में जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2a, लूप्स इन प्रोग्रामिंग आर यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड until the satisfied conditions is true। तो जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हम लूप का इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को हमें कंडीशनली रिपीट करना होता है तो लूप का यूज करते हैं। लूप को हम सी प्रोग्रामिंग में इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। ए लूप स्टेटमेंट अलाउज प्रोग्रामर्स टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ कोड। तो हम स्टूडेंट कोड को बिना रिपीट किए ही हम जो है उस कोड को लूप के थ्रू हम जो है यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए जैसे हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं स्टूडेंट, सी प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट नीड ऑफ लूप। देखिए लूप का देखिए नीड क्या है। जैसे हमने स्टूडेंट एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने लिखा हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन। इसके बाद मेन के ब्लॉक में देखिए हमने हेलो वर्ड प्रिंट कराया। इसके बाद देखिए अगेन प्रिंट कराया, अगेन अगेन अगेन, तो यहाँ पर हमने 10 टाइम इसको प्रिंट कराया स्टूडेंट्स। अब देखिए जो हमने प्रिंट कराया है इसको हम दूसरे तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना बार लिखना नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सेम कोड को हम क्या कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, राइट किया है। तो लूप कॉन्सेप्ट से हम जो है कोड को हम दोबारा नहीं राइट करेंगे, लेकिन मशीन जितनी बार चाहे उतनी बार उसको समझ सकता है। ओके, रिपीट कर सकता है। अब देखिए देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लूप इन सी प्रोग्रामिंग। ओके स्टूडेंट, तो लूप देखिए प्रोग्रामिंग में 2 तरह के होते हैं, मेनली इंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके स्टूडेंट, इंट्री कंट्रोल का अर्थ यह है कि इंट्री करने से पहले ही हम कंडीशन टेस्ट करते हैं, और एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है, जब हम बाहर निकलने से पहले ही हम जो है कंडीशनली जब हम चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तब एग्जिट करें तो हम एग्जिट कंट्रोल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या आते हैं स्टूडेंट इंट्री कंट्रोल्ड लूप में। इन इंट्री कंट्रोल लूप द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एंटरिंग द मेन बॉडी ऑफ द लूप। तो इंट्री कंट्रोल्ड लूप में क्या होता है स्टूडेंट, हम एंट्री करने से पहले ही जो हमारे इटरेटिव कंस्ट्रक्ट है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। कंडीशन ट्रू होता है तो हम लूप के ब्लॉक में क्या करते हैं, इंटर करते हैं कोड को, अदरवाइज जो है एग्जिट कर जाते हैं। एग्जिट में क्या होता है स्टूडेंट, इन एग्जिट कंट्रोल लूप द टेस्ट कंडीशन इज लिस्ट। तो टेस्ट कंडीशन क्या होता है, पहली बार इवेल्युएट होता है, उसके बाद जो है इन एग्जिट कंट्रोल लूप टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द बॉडी। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है कि एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है, जो हमारा जो टेस्टिंग होता है वह जो है बाद में होता है, अंत में होता है। ओके स्टूडेंट, द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट 1। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा जो एग्जिट कंट्रोल में होता है, बॉडी में हमारा मशीन का कंट्रोल जो है इंटर कर जाता है, उसके बाद एटलीस्ट कम से कम एक बार जो है प्रोसेस करता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो है कंडीशन पर जाता है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान देना है। आइए अब डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट इंट्री कंट्रोल बिल। 2 तरह का लूप हैं, फार एंड वाइल। तो जब चलते हैं पहले फार के बारे में बात करते हैं। फार लूप, द फार लूप इज ए रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर
that allows the programmer to write a loop that will be executed a specific number of times। तो फॉर लूप स्टूडेंट हम जब किसी जो है कोड को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हैं, 10 बार, 5 बार, 100 टाइम, डेफिनिट टाइम जब रिपीट करना चाहते हैं तो फॉर लूप यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर लूप इनेबल्स प्रोग्रामर टू परफॉर्म ए n नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर इन ए सिंगल लाइन। तो फॉर लूप में क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी कोड को हम n टाइम चलाना चाहते हैं तो उसको हम जो है एक सिंगल स्टेप में हम राइट करके उसको हम चला सकते हैं। आइए स्टूडेंट इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, फॉर लूप का पहला होता है, हेडर में जो है 3 स्टेटमेंट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। EXP मीन समझिए एक्सप्रेशन लिखा है। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद ब्लॉक स्टार्ट, इसमें बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो ब्लॉक में स्टूडेंट हम जो है जिस कोड को हम रिपीट करना चाहते हैं उसको देते हैं। इसके बाद जो है ब्लॉक को एंड करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट पिछली बार जब हम लूप स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा हेलो वर्ड जो है हमने जो है 10 टाइम लिखा था, बार बार प्रिंट मेथड को यूज करके। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको हम फॉर लूप से देखिए एक लाइन में लिख दे रहे हैं। फॉर लूप लगाया, फॉर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 0। इसके बाद स्टूडेंट i की वैल्यू 1 से हम जो इनिशियलाइजेशन 1 लिखा। टेस्ट कंडीशन क्या लगाया, i लेस देन आर इक्वल टू 10। इसके बाद i प्लस प्लस, बॉडी में लिखा प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट इसमें होता क्या है, i की वैल्यू पहली बार मशीन क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करता है, तो i की वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद टेस्ट कंडीशन क्या मशीन चेक करेगा, 1 लेस देन 10, यस होगा तो बॉडी में मशीन का कंट्रोल इंटर करेगा, उसके स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पहली बार प्रिंट किया। इसके बाद मशीन का कंट्रोल जो है इंक्रीमेंट पर जाएगा, तो i की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गया। और इसके बाद फिर जो है टेस्टिंग करेगा तो 2 लेस देन 10, यस। तो फिर इस तरह से हमारा जो है यह स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता जाएगा। इसके बाद जब i की वैल्यू बढ़ते हुए 11 हो जाएगा तब हमारा मशीन कंट्रोल क्या होगा, एग्जिट कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद चलते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इटरेशन। व्हाइल लूप जो है इटरेशन पर डिपेंड नहीं होता कि कितनी बार हमें जो है रिपीट करना है। ओके स्टूडेंट, जब हम जो है किसी जो है स्टेटमेंट को इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हैं तो हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। यह इसी के लिए बनाया गया है, आपको ये समझना है। इन फॉर लूप द नंबर ऑफ इटरेशन was previously known to us, but in the while loop the execution is terminated on the basis of test conditions। तो देखिए ये ध्यान देना है आपको कि फॉर लूप में पहले से पता रहता है कि हमें लूप कितनी बार चलाना है, लेकिन व्हाइल लूप में पहले से यह नहीं पता होता है कि हमें लूप को कितनी बार चलाना है। जब तक कंडीशन टेस्ट ट्रू रहेगा तब तक हमें रिपीट करता रहेगा। ओके स्टूडेंट, इसका सिंटैक्स देखिए आप लोग व्हाइल लूप का। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, इसके बाद व्हाइल राउंड ब्रैकेट में जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन, इसके बाद बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट सेमीकोलन। ओके स्टूडेंट्स, तो यह व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। तो इसका जो है आइए एग्जांपल देखते हैं। इनिशियलाइजेशन, INT मेन, I असाइनमेंट 2,
आई लेस देन 10, हेलो वर्ल्ड आई की वैल्यू अपडेट किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट यह वाइल लूप का एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, आइए डू वाइल, जैसा आपको बताया गया कि डू वाइल में क्या होता है स्टूडेंट, पहले हमारा मशीन क्या करता है, बॉडी में इंटर कर जाता है, उसके बाद प्रोसेस करता है स्टेटमेंट को, उसके बाद इंड में टेस्ट करता है। द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप बट द ओनली डिफरेंस लाइज इन द वाइल लूप। तो देखिए क्या डिफरेंस होता है कि डू वाइल में स्टेटमेंट पहली बार बिना कंडीशनली जो है बिना टेस्ट किए हुए प्रोसेस करता है, लेकिन वाइल लूप में फर्स्ट टाइम भी कंडीशन ट्रू होगा तभी स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा। तो इसका स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट, सिंटैक्स इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इसके बाद डू बॉडी ऑफ डू वाइल लूप, इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, ब्लॉक क्लोज, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन सेमीकोलन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आप देखें आप, आई एन टी मेन, आई की वैल्यू 2 ले रहे हैं और बॉडी हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट किया, इसके बाद आई लेस देन 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि कंडीशन फॉल्स है, फिर भी हमारा जो है स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करेगा। आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इफ स्टेटमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पर है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी स्टेटमेंट को कंडीशनली जो है प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ़ का यूज कर सकते हैं। ट्रूअली करना चाहते हैं, यह कंडीशन सत्य होगा तो होगा, तब आप जो है इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या है, इफ टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट डॉट डॉट्स ब्लॉक क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, द इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो जो पैरेंथेसिस दिया है स्टूडेंट, उसमें हम टेस्ट कंडीशन राइट करते हैं, मशीन उसको इवेल्युएट करता है। इवेल्युएटेड वैल्यू ट्रू होगा तो ब्लॉक में उसकी एंट्री होगी मशीन का, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स। इफ एल्स में क्या होता है ये ध्यान दीजिए, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, कंडीशन ट्रू होगा। जब 2 ऑप्शंस होते हैं और हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम ट्रू होगा तो यह काम करेंगे, फॉल्स होगा तो दूसरा काम करेंगे। किसी एक प्रॉब्लम में 2 ऑप्शंस जब हमें दिया रहेगा तो हम जो है ऐसे सिचुएशंस में स्टूडेंट इफ एल्स का यूज करते हैं। द इफ स्टेटमेंट में हैव एन ऑप्शनल एल ब्लॉक। इफ का जो है एक ऑप्शनल ब्लॉक होता है स्टूडेंट, जिसका सिंटैक्स देखिए, इफ टेस्ट कंडीशन ट्रू ब्लॉक, एल्स में फॉल्स। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इफ को ट्रू ब्लॉक करते हैं, मतलब कंडीशन ट्रू होता है तो मशीन इफ स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, फॉल्स होता है कंडीशन तो एल्स के स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। ओके, हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू ट्रू inside the body of if are executed and statement inside the body of else are except। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट कि जब कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करता है और एल्स का स्किप कर जाता है, छोड़ देता है। और जब फॉल्स होता है कंडीशन तब इफ स्टेटमेंट को मशीन स्किप कर जाता है, छोड़ देता है और एल्स ब्लॉक को प्रोसेस करता है। आइए स्टूडेंट, नेस्टेड इफ एल्स, इट इज पॉसिबल टू इंक्लूड इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। जब हम किसी इफ एल्स स्टेटमेंट को
किसी दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट के इनसाइड राइट करेंगे तो इस तरह से एक नया स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए यह सिंटैक्स है, इफ कंडीशन 1 ब्लॉक के इनसाइड लिखा इफ कंडीशन टेस्ट कंडीशन 2, ब्लॉक क्लोज किया इनसाइड ऑफ इफ ट्रू कोड हो गया, एल्स का जो है बोलते हैं फॉल्स, तो इसको क्लोज किया स्टूडेंट। इसके बाद यह आउटर इफ को क्लोज किया, इसके बाद आउटर एल्स आया। यहाँ पर फिर देखिए इफ टेस्ट कंडीशन इनसाइड इफ का ट्रू ब्लॉक और इनसाइड एल्स का फॉल्स ब्लॉक, और इसके बाद एल्स को क्लोज किया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आइए एग्जांपल देखते हैं। 3 नंबर में ग्रेटेस्ट निकालने का यह एग्जांपल है स्टूडेंट्स। 3 नंबर में ग्रेटेस्ट, इंटर 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर लिया गया स्कैनफ मेथड से। अब ए को बी से टेस्ट कराया, ए को सी से कराया, अगर ऐसा है तो ए ट्रू है, अदरवाइज सी सही है। इसी तरह से स्टूडेंट बी को सी से कराया और बी को ए से कराया। ओके, आइए स्टूडेंट स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि द स्विच स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट एमंग मेनी अल्टरनेटिव। देखिए जब हमें मेनी ऑप्शन हो और उसमें से किसी एक स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है तो कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे सिनेरियो में हम स्विच केस का यूज करते हैं। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम को हम स्विच इफ एल्स लैडर से भी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखो स्टूडेंट्स, स्विच राउंड ब्रैकेट में है इंटीजर और कैरेक्टर एक्सप्रेशन, इसके बाद ब्लॉक के अंदर जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस है उसको हम ओपनिंग कर्ली ब्रेस कहते हैं स्टूडेंट, और जो राइट होता है क्लोजिंग बोलते हैं, और इसको मिला करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को मिला करके हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ओके, केस वैल्यू 1 कोलन स्टेटमेंट फर्स्ट सेमी कोलन ब्रेक सेमी कोलन, केस वैल्यू 2 कोलन इसका स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, फिर ब्रेक स्टेटमेंट। इसके बाद स्टूडेंट केस एन स्टेटमेंट एन ब्रेक, डिफ़ॉल्ट में देखिए डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है पहले भी, आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर जो भी हम स्विच को जो है वेरिएबल पास करेंगे उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट से मैच करता है, जिस केस की वैल्यू से मैच करेगा उसके फॉलोड स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करता है। ओके, तो यह ब्रेक हो गया। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोवाइड्स द एबिलिटी फॉर द इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स, माइक्रो एक्सपेंशंस, कंडीशनल कंपाइलेशन एंड लाइन कंट्रोल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का हेल्प करके हम जो है हेडर फाइल्स को, मैक्रो को, कंडीशनल कंपाइलेशंस करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसका सिंबल क्या है, हैश सिंबल का यूज करते हैं। आइए उसके बाद स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका रिकर्सन। देख रहे हैं कि हर साल रिकर्सन पूछ रहा है, तो सारे बच्चे जो है ध्यान से रिकर्सन देखें। तो देखो स्टूडेंट, recursion, the process in which a function call itself directly or indirectly is called recursion and the corresponding function is called a recursive function। तो ओके स्टूडेंट, वह प्रोसेस जिसमें कोई फंक्शंस अपने को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है बार बार जो है कॉल करता है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रिकर्सन
रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग ए रिकर्सिव एल्गोरिथम सर्टेन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड क्वाइट इजीली। तो रिकर्सिव फंक्शन का यूज कर, रिकर्सिव एल्गोरिथम का यूज करके स्टूडेंट कुछ हम प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, टावर ऑफ हनोई, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, ट्री ट्रेवर्सल, डेप्थ फॉर सर्च। तो टावर ऑफ हनोई, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो है स्टूडेंट रिकर्सन का यूज करके हम प्रॉब्लम को छोटे से स्टेटमेंट को हम राइट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से करते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए नीड क्या है इसका। नीड ऑफ रिकर्सन, रिकर्सन इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन रिड्यूस द लेंथ ऑफ आवर कोड एंड मेक इट ईजियर टू रीड एंड राइट। तो रिकर्सन स्टूडेंट एक टेक्निक है जिसमें हम जो है अपने कोड को कम से कम जो है फॉर्म में जो है राइट करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इट हैज़ सर्टेन एडवांटेज ओवर इटरेशन टेक्निक। यह इसका जो है इटरेशन पर इटरेटिव मेथड्स की कंटेक्स्ट में कुछ लाभ भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इटरेशन का आया तो आपको डिफिनीशन बताना होगा कि ऐसे फंक्शन जो अपने को बार बार कॉल करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहता है उस फंक्शन को आप रिकर्सन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट हमने फैक्टोरियल निकालने का यहाँ पर कोड लिखा है, INT फैक्टोरियल का नाम है फैक्ट। इसमें हम एक इंटीजर डेटा पास कर रहे हैं और आप जानते होंगे कि फैक्टोरियल जो है पॉजिटिव इंटीजर का ही होता है, नेगेटिव का नहीं होता। इसलिए इसमें जो वैल्यू पास करेंगे वह पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 1, एल्स रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1। तो जैसा आप जानते हैं किसी नंबर n का फैक्टोरियल कितना होता है, n मल्टीप्लाइड n माइनस 1 मल्टीप्लाइड n माइनस 2 डॉट डॉट 3 to 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यह रिकर्सन का एग्जाम्पल है, रिकर्सिव कोड का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। जिसमें देखिए रिकर्सिव कोड की पहचान क्या है। फंक्शन का नाम फैक्ट है तो देखिए इसकी बॉडी में फैक्ट अगेन वर्ड आ गया। कोई फंक्शन उसकी बॉडी में अगेन वही नाम आ जाए तो समझ जाना कि वह रिकर्सिव फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टैक उसमें पूछा है कि हमारा जो रिकर्सन है किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। तो स्टूडेंट हमारा जो रिकर्सन है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। स्टैक फॉलो लीफो स्ट्रेटजी। स्टैक स्टूडेंट जो हमारा जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का ए हो गया, इसके बाद आप पेपर से मिला लीजिएगा। थर्ड का बी, यहाँ पर स्टूडेंट हम दो इंटीजर्स का हम क्या निकालेंगे, दो इंटीजर्स लेंगे उसमें बताएंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स कौन है, महत्तम समापवर्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, यम एन। देखिए पेपर में दिया हुआ है कि यम एंड एन 2 इंटीजर वेरिएबल लेना है तो हमने ले लिया यम एन, और जी को हमने जीसीडी के लिए जो जी ले लिया। एक फंक्शन लिया बना डिक्लेयर किया जिसका नाम है जीसीडी, जिसमें 2 इंटीजर्स पास करेंगे, इसलिए इंट एंड कामा लिस्टिंग के साथ दिया और रिटर्न टाइप इसका इंट दिया। 2 इंटीजर वेरिएबल लिया स्टूडेंट, इंटर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स
स्कैनर फंक्शन से रीड किया, जीसीडी फंक्शन को कॉल किया, यम एंड एन की वैल्यू को पास किया और इसको हम फंक्शन को आउटसाइड मेन के डिफाइन किया स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, मेन को हमने डिफाइन किया और यहाँ पर इनसाइड जीसीडी के अंदर लिखा इफ़ एन नॉट इक्वल टू 0, एन की वैल्यू जो है अगर 0 नहीं है तब क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, जीसीडी इंटरचेंज कर दिया स्टूडेंट। एन सेकेंड पैरामीटर था तो फर्स्ट पैरामीटर में एन को ला दिया और सेकेंड पैरामीटर में जो रिमाइंडर आएगा एम मॉडुलो डिवीजन एन। तो इस कोड के इस्तेमाल से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे। एल्स में लिखा है स्टूडेंट यम, जैसे मान लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, इंटर टू पॉजिटिव इंटीजर्स 10 40 दो नंबर दिया है स्टूडेंट्स। तो 10 40 का जीसीडी कितना आएगा, जीसीडी ऑफ 10 एंड 40 इज 10। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक सीरीज है जिसमें 1 + n स्क्वायर + n क्यूब डॉट डॉट n की पावर t-1। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको सॉल्व करिए। तो मैंने स्टूडेंट सॉल्व किया है इसको, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, उसके बाद सलूशन देखना। तो हमने स्टूडेंट INT टाइप का जो है NTI सम डिक्लेयर किया। इसके बाद कीबोर्ड से वैल्यू लिया, इसके बाद एक लूप चलाया, आई की वैल्यू 0 से लेकर के आई की वैल्यू जो है लास्ट पावर कहाँ तक जा रहा है, t-1, इसलिए i लेस देन और इक्वल टू t-1, i प्लस प्लस सम इक्वल टू सम प्लस पावर फंक्शन लगाया n कामा i। तो इस लॉजिक से स्टूडेंट n का मतलब पहली बार n की वैल्यू तो फिक्स है, i 0 रहेगा तो पहली बार क्या आएगा, 1 आएगा। अगली बार n की वैल्यू जो भी रहेगा 1 रहेगा तो 1 प्लस n आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा मशीन क्या करेगा, 1 बाई 1 आगे बढ़ेगा और कंप्यूटेड वैल्यू को सम में स्टोर करता जाएगा। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट, हमने यहाँ पर इसका जब कंपाइल करने के बाद रन कराया तो इसमें जो है वैल्यू दिया, t की वैल्यू n की वैल्यू 5 लिखा और t की वैल्यू 3 टाइप किया। ओके स्टूडेंट, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 31 आएगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का बी को नोटेशन क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट बी को नोटेशन, the BIGO notation is a method that is used to express the upper bound of the running time of an algorithm। तो कोई एल्गोरिथम कि कितना मैक्सिमम टाइम लेगा जो है उसको जो है मेजर करते हैं हम बिग ओ नोटेशन से। ओके स्टूडेंट, इट इज डिनोटेड बाय बिग ओ। Using this notation, we can compute the maximum possible amount of time that an algorithm will take for its computation। तो इसका अर्थ यह है कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, वो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा
उसका मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए बनाया गया है टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस कंसीडर एफ एंड gn to be two positive functions of n, where n is the size of input data. Then fn is big O of gn if and only if there exists positive constant and an integer n0 such that okay student, तो देखिए यहाँ पर जो है दो फंक्शन है जो साइज n पर डिपेंड है, तो उसमें हम जो है एक कांस्टेंट c ले रहे हैं। तो f की वैल्यू f लेस देन आर इक्वल टू सी जी एन अगर होगा और n की वैल्यू ग्रेटर देन n0, तब हम उस फंक्शन को राइट कर सकते हैं एफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन, अदरवाइज नहीं राइट कर सकते। तो बिग ओ नोटेशन को आप एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, यह बार बार पूछा जाता है आपको। द बिग ओ नोटेशन इज ए मेथड दैट इज यूज टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। बिग ओ नोटेशन एक मेथड है जिसका यूज करके हम किसी एल्गोरिथम का मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करते हैं। आइए स्टूडेंट, दो फंक्शन दिया गया है, इससे हमें बिग ओ का डेरिवेशन निकालना। एफ एन इज इक्वल टू 8n + 7 gn इज इक्वल टू n, इसको हमें बिग ओ फॉर्म में लिखना है। वी मस्ट कंसीडर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एन इंटीजर n0 सच दैट एफ एन लेस देन आर इक्वल टू सी जी एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ओके स्टूडेंट, तो इस कंडीशन को हम मैच कराएंगे एफ एन लेस देन सी जी एन। तो एफ एन की वैल्यू दिया है 8n + 7 लेस देन आर इक्वल टू सी जी एन। जी एन की वैल्यू कितना है n। तो इस एक्सप्रेशन में हम c की वैल्यू मान लेते हैं स्टूडेंट 15 है। 1 2 3 4 5 लिख करके हम टेस्ट करेंगे तो यह इनइक्वालिटी 15 पर सेटिस्फाइड करेगा। अलग अलग जो है c पर अलग अलग n की वैल्यू आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर c की वैल्यू 15 मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8n + 7 लेस देन आर इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको बिग ओ फॉर्म में हम लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन। और कंडीशन क्या रहेगा, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, एल्गोरिथम क्या होते हैं। An algorithm can be defined as a step-by-step procedure that provides solution to a given problem. एल्गोरिथम जो है किसी प्रॉब्लम का जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को हम सलूशन निकालते हैं या सॉल्व करते हैं। इट कंप्राइजेज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इसमें जो है कुछ निश्चित स्टेप्स होते हैं दैट जो हम जो है एक रूल्स के अकॉर्डिंग सिक्वेंशियल को फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन एल्गोरिथम मस्ट प्रोसेस। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्टूडेंट जो हमारे कुछ एल्गोरिथम क्या करते हैं, सभी एल्गोरिथम को फॉलो करना आवश्यक है। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान दीजिए। एन एल्गोरिथम मस्ट कंप्राइज ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। एल्गोरिथम में स्टूडेंट क्या होते हैं, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो
स्टेप होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, वह निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, क्लियर होते हैं। और सेकंड पॉइंट में दिया है इट शुड हैव 0 और मोर वैलिड एंड क्लियरली डिफाइंड इनपुट। इसमें स्टूडेंट 0 या 0 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। हमारा एल्गोरिथम जिसमें 0 इनपुट भी हो सकता है और उससे अधिक इनपुट भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट। और इट शुड बी एबल टू जनरेट एट लीस्ट ए सिंगल वैलिड आउटपुट। और कोई भी एल्गोरिथम है स्टूडेंट, वह कम से कम एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा किसी स्पेसिफिक इनपुट पर। ओके स्टूडेंट। इट मस्ट बी डेफिनेट, यह निश्चित होता है। नेक्स्ट, इट शुड बी करेक्ट, एल्गोरिथम करेक्ट होना चाहिए। देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी के जो भी स्टेटमेंट होंगे उसमें दुविधा या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलग अलग स्टेप अलग अलग होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ये समझना, आपको राइट करना है। इट शुड बी एबल टू टर्मिनेट एट इट्स ओन, और एल्गोरिथम हमारा जो है टर्मिनेट होना चाहिए, इनफाइनाइट टाइप का नहीं होना चाहिए। एक निश्चित टाइम के बाद स्टूडेंट एल्गोरिथम हमारा टर्मिनेट हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टर्मिनेटे ना हो। ओके स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड चलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन A function is a group of statements that together perform tasks। फंक्शन में स्टूडेंट क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो किसी काम को सॉल्व करते हैं। The function contains the set of programming statement enclosed by block. A function can be called multiple times. किसी फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है फंक्शन का कि हम जो है हम उस कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम कोड का जो है हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन में जो कोड होता है वह जो है फंक्शन में जो कोड होता है स्टूडेंट्स वह अलग अलग पीस के फॉर्म में रहता है, अलग अलग ब्लॉक में रहता है। तो उसको हम जो है उसकी इफ़िशियंसी को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। टाइप ऑफ फंक्शंस, तो देखिए टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। लाइब्रेरी फंक्शंस जो पहले से रेडीमेड होते हैं, बने बनाए फंक्शंस आते हैं। जैसे आपने जो है स्कैनर फंक्शन का यूज, प्रिंटर फंक्शन का यूज, मैथ के कुछ फंक्शंस हैं, SQRT फंक्शन लगाते हो, CBRT क्यूब रूट निकालने के लिए, सीलिंग पोर्ट्स फ्लोर फंक्शन। तो जो पहले से बने बनाए फंक्शन उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। और जो प्रोग्रामर बनाता है अपना खुद का फंक्शन उसे कहते हैं स्टूडेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन 2 तरह के होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, दीज आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द C programmer so that we can use in many times. It reduces the complexity of big program and optimizes the code. आइए क्वेश्चन नंबर 5A। 8 नंबर प्रिंट करना है जिसकी रेंज कितना है 701 एंड
800 के बीच के ऑड नंबर को डिस्प्ले करने का सी में प्रोग्राम लिखना है स्टूडेंट। तो चलिए इसका देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान देना है, जब बिटवीन रहेगा इसका अर्थ यह है कि बाउंड्री वाले नंबर हम नहीं लेंगे। मतलब 702 जो है बीच में आएगा स्टार्टिंग के, और लास्ट जो बाउंड्री है हमारा 800 है, तो उसके बीच वाला जो जस्ट नंबर होगा आपका 799। ओके, तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक लूप चलाएंगे 702 से लेकर के 799, 1 से इंक्रीमेंट करते जाना है। और यहाँ पर 8 नंबर को प्रिंट करना है। इसका अर्थ यह हुआ स्टूडेंट कि i मॉडुलो डिवीजन 2 नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड नंबर होंगे, तो आप जो है उस i की वैल्यू को प्रिंट करते जाएंगे। तो इस प्रोग्राम से जो है हम क्या करेंगे, इस रेंज में जो है ऑड नंबर जो होंगे उसको प्रिंट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं। प्रिंट ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर n। एक नंबर लिया गया है, उसका ऑल फैक्टर्स को हमें प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने इसको बनाया। देखिए, एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल i डिक्लेयर किया और नंबर लेने के लिए n। उस नंबर को हमने कीबोर्ड से लिया स्कैनफ फंक्शन में, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। और ऑल फैक्टर्स कैसे आएगा, i की वैल्यू को 1 से चलाया और लास्ट ले गया i लेस देन आर इक्वल टू n, क्योंकि कोई नंबर अपने के फैक्टर खुद होता है। इफ n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल टू 0, i का वह वैल्यू जो n को डिवाइड करेगा वह उसका फैक्टर होगा। तो उस i को हम प्रिंट करा रहे हैं। इसको प्रिंट कराएंगे तो यह हमारा जो स्टूडेंट किसी नंबर का फैक्टर्स डिस्प्ले करेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम क्या होता है स्टूडेंट? पैलिंड्रोम मीन्स रीडिंग ऑफ वर्ड्स और नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इज सेम। पैलिंड्रोम मीन्स समझना है कि उल्टा सीधा एक समान। कोई भी नाम है, चाहे लेफ़्ट से रीड करें या राइट से, सेम होगा। और कोई भी नंबर है, चाहे हम लेफ़्ट से राइट रीड करें या राइट से रीड करें, इन बोथ केस में जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए, उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है पैलिंड्रोम नेम के, जैसे आया AYA, आलिया, आशा, ये सब क्या है पैलिंड्रोम नेम के एग्जाम्पल हैं। और पैलिंड्रोम नंबर्स क्या हैं, जैसे कि 121, 345, 43, 343, 131, 101, ये सब क्या हैं पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। आइए स्टूडेंट, जो बहुत बार रिपीट किया जा रहा है कोड, उसको देखते हैं। सीडो कोड देखिए क्या होता है। सीडो कोड, सीडो का मतलब है शॉर्ट नेम। हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको पूरा जब लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कोड लिखा है, इसका कोडिंग, कोड कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट जो हमारा प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जो मेन लॉजिक होता है, किसी प्रॉब्लम का जो मेन लॉजिक, हम चाहते हैं कि उसको पूरा न लिख करके जो है मेन लॉजिक लिखें, जिसको हम डिटेल में जब हम बनाएंगे तो उसको डिस्क्राइब कर लेंगे, तो उसको हम उसी को हम बोलते हैं सीडो कोड। सीडो कोड इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम फॉर बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। सीडो कोड जो है एक कोड को जो है ह्यूमन की भाषा में लिखने का एक बेटर तरीका है। इट इज़ रिटेन इन ए सिंपल इंग्लिश
मेकिंग द कम्प्लेक्स प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड। इसको हम जो है इंग्लिश में लिखते हैं, कम्प्लेक्स प्रोग्राम को आसानी भाषा में समझने के लिए हम सीडो कोड का यूज करते हैं। सीडो कोड कैन नॉट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। सीडो कोड जो लिखते हैं वह किसी मशीन कंपाइलर पर या किसी जो है इंटरप्रेटर पर जो है कंपाइल या इंटरप्रेट या रन नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, इट डज नॉट फॉलो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स। सीडो कोड जो होता है हमारे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यह ह्यूमन की भाषा में लिखा जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर n की वैल्यू 100 है, i की वैल्यू 0 से लेस देन n तक हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट i की वैल्यू। अब देखिए इसका जो है ये छोटा सा कोड है, इसका सीडो कोड आप लोग तैयार कर लेना, जिससे कि एग्ज़ाम में आए तो इसको कर लेना। तो द सोर्स कोड इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए लिखा है द वैल्यू 100 इज असाइन टू द वेरिएबल n। देखो इसको मशीन भाषा में लिखा कि यहाँ पर जो 100 है वह जो है एक वेरिएबल में असाइन किया गया, और फार वैल्यू i 0 टू लेस देन नंबर। फार वैल्यू कहाँ से है बेटा, 0 से लेकर के लेस देन नंबर तक है। फार वैल्यू इतना तक है। इसके बाद डिस्प्ले द नंबर i, इसके बाद डिस्प्ले नंबर को i किया गया। तो इस स्टूडेंट कोड का ह्यूमन की भाषा में यह एक्सप्लेनेशन है, यही इसका सीडो कोड है। ओके स्टूडेंट, इस कोड का जो है सीडो कोड नीचे यह है, ये इतना। आइए स्टूडेंट आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6b। परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो कुछ स्टूडेंट नंबर ऐसे होते हैं जिनके डिवाइजर्स का सम निकाल लेंगे वह उस नंबर के बराबर होता है, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ओके, जैसे स्टूडेंट 6 है, 6 का डिवाइजर्स निकाल लेंगे तो 6 का डिवाइजर्स क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। किसी भी नंबर्स का डिवाइजर जो है उससे छोटा होता है, ठीक है स्टूडेंट, उसके बराबर नहीं होता। तो 1 + 2 + 3 6 आएगा, और नंबर क्या लिया गया 6। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर्स इज इक्वल टू द गिवन नंबर। यदि यह कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ऐसे नंबर जो है परफेक्ट नंबर कहे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से अगला होता है परफेक्ट नंबर आपका 28 को भी देखिएगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6c, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यह जो है कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का यूज हम करते हैं। तो आइए यहाँ इम्पॉर्टेंट है, आपको इसलिए जानना ही जानना है। द टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग refers to the mental process that people go through the discover, analyze and solve problem। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में क्या होता है स्टूडेंट, जो पीपल होते हैं क्या करते हैं, मेंटल का यूज़ करते हैं, मेंटल प्रोसेस का यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिफरेंट इसमें कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रेटजी है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम टेक्निक क्या है सॉल्व करने का, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है स्टूडेंट, एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट विल ऑलवेज प्रोड्यूस करेक्ट सोल्यूशन। एल्गोरिथम जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, और एल्गोरिथम हमेशा करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इट गारंटी टू प्रोड्यूस करेक्ट सोल्यूशन बट नॉट ऑलवेज अप्लाई। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स,
कि जो एल्गोरिथम होता है हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है, लेकिन हमेशा एल्गोरिथम को हम अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि लेंदी होता है। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक, देखिए ह्यूरिस्टिक में क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम के नेचर के अकॉर्डिंग हम जो है सॉल्यूशन लेते हैं। इट इज़ अ मेंटल थंब रूल दैट मे और मे नॉट वर्क इन सर्टेन सिचुएशन। तो ये समझिए स्टूडेंट कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको भी बोला जाता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड से यूज़ करते हैं, मेंटल मेथड का यूज़ करके सॉल्व करते हैं, उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, एक आइडिया के अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। और ह्यूरिस्टिक मेथड जो है हमेशा, जो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करे, यह हमेशा करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। ट्रायल एंड एरर, इट ट्राइंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन एंड रोलिंग आउट दोज दैट डू नॉट वर्क। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से सॉल्व करते हैं, और जो सॉल्यूशन जिसके थ्रू हम जो है सॉल्यूशन को नहीं फाइंड करते, जो है उसको हम जो है डिस्कार्ड करते जाते हैं, और इस तरह से हम जो है सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं। और इसका यूज स्टूडेंट हम तब करते हैं जब रिसोर्सेस लिमिटेड होता है। ओके स्टूडेंट, लिमिटेड रिसोर्स में हम जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। आइए, लास्ट मेथड है इनसाइट। इनसाइट टेक्निक क्या है? इन सम केसेस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कैन अपीयर एज ए सडन इनसाइट। तो देखिए इनसाइट मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है हमारा जो माइंड है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं, सॉल्व नहीं होता रहता, और जिस मेथड का यूज़ करते हैं सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन सॉल्व करते करते जो है कोई पहले से हम जो है कोई प्रॉब्लम उसी तरह का सिमिलर सॉल्व कर लिए हैं, तो माइंड में जो है अचानक उस आइडिया जनरेट हो जाता है। फिर उस आइडिया को हम जो है यूज करके इस करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस आइडिया को हम इनसाइट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सूझ आ गया, जिसे कहते हैं ना ज्ञान हो गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम में फंस गए हैं और अचानक जो है माइंड में आया कि अच्छा अरे ऐसे सॉल्व हो सकता है, आपने सॉल्व किया, सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, according to researcher, insight can occur because the problem is similar to that we have dealt in past. रिसर्चर के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व हम करते हैं क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा फील होता है। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7A, रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज को कहा गया है कि सी लैंग्वेज इज ए रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। तो देखिए ऐसा क्यों कहा गया है। इट इज ए डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज, यह एक डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है विच इज़ अ रिच सेट ऑफ इनबिल्ट ऑपरेटर्स, जिसमें जो है ऑपरेटर्स की जो है अधिकता है, ढेर सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह से हम जो है कोई प्रॉब्लम
को अपने जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। फॉर डिफरेंट पर्पज इट हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेटर्स। अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। इसी कारण से सी लैंग्वेज को रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स कहा जाता है। जैसे नंबर हमें ऐड करना है तो एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। टेस्टिंग करना है तो रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज लेवल में टेस्टिंग करना है तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर। हाई लेवल में टेस्टिंग करना है तो हाई लेवल के ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर आप थ्योरी को जो मैंने प्रोवाइड किया है इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल प्लस इज एन ऑपरेटर यूज्ड फॉर एडिशन। देखिए प्लस क्या है, एक एडिशन ऑपरेटर है जो सभी लोग क्लास 1 से ही यूज करते आए हैं। हियर प्लस इज ए ऑपरेटर नोन एज एडिशन ऑपरेटर and A and B are operands. The addition operator tells the compiler to add both operands A and B. C has many built-in operators और इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट and other operators. तो यहाँ पर चलिए, तो आइए स्टूडेंट अर्थमेटिक देखते हैं। These operators are used to perform arithmetic or mathematical operators on operands. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में करते हैं, ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। क्या क्या है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिस, डिवीजन के लिए स्लैश, शेष निकालना है तो मॉडुलर डिवीजन, इंक्रीमेंट करना है तो प्लस प्लस, डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर 2 टाइप्स। ऑपरेटर दैट ऑपरेट और वर्क विथ ए सिंगल ऑपरेंड्स। तो स्टूडेंट, यूनरी ऑपरेटर का अर्थ है जो ऐसे ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड पर एक्शन करते हैं उनको यूनरी कहते हैं, और जो डबल ऑपरेंड पर एक्शन करते हैं उन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, और जो ट्रिपल ऑपरेंड पर एक्शन करते हैं उसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेटर देखिए, प्लस रिलेशनल ऑपरेटर देखिए जहाँ पर इक्वालिटी इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर 2 और मोर देन 2 कंडीशन को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बिटवाइज ऑपरेटर देखो स्टूडेंट्स, जो लो लेवल जो 0 एंड 1 पर एक्शन करते हैं उसको हम बाइनरी बिटवाइज कहते हैं। बिटवाइज में भी जो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर है जिसमें बोथ ऑपरेंड की वैल्यू सेम होना चाहिए तभी कंडीशन ट्रू होगा। आर में क्या है, कोई एक कंडीशन ट्रू है तब ट्रू होता है, और नेगेशन में क्या होता है, जो भी इनपुट, अगर इनपुट ट्रू है तो ट्रू का नेगेटिव लगा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का नेगेटिव ट्रू हो जाता है। तो यह स्टूडेंट बिटवाइज ऑपरेटर है, इसको आप जो है फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू जो है 5, बी का 9 है, तो आप ठीक है, तो इसको स्टूडेंट यहाँ से कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट। असाइनमेंट क्या होता है, जब किसी ऑपरेंड की वैल्यू
को दूसरे ऑपरेंड में प्रोवाइड करना चाहते हो, या किसी कांस्टेंट की वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ओके, जैसे ए असाइनमेंट 10, बी 20, सी एच असाइनमेंट वाई प्लस असाइनमेंट। प्लस असाइनमेंट का अर्थ है स्टूडेंट, पहले जो है लेफ्ट ऑपरेंड में जो है क्या करेगा, राइट कांस्टेंट या ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड करेगा, उसके बाद रिजल्टेंट वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड में ट्रांसफ़र करता है। जैसे देखिए ए प्लस असाइनमेंट बी का अर्थ क्या है, ए असाइनमेंट ए प्लस बी। इसी तरह से स्टूडेंट और ऑपरेटर्स हैं, इसको आप जो है देख लीजिए, नहीं वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑपरेटर्स है, अदर ऑपरेटर्स में देखिए क्या आता है, साइज ऑफ ऑपरेटर्स, कामा ऑपरेटर्स। और एक पॉइंट ध्यान देना स्टूडेंट, जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है यह किसी भी डेटा टाइप, कांस्टेंट या वेरिएबल्स का जो टाइप है, बाइट यूनिट में जो है आपको बताएगा कि कितना बाइट्स ले रहा है मेमोरी। कामा ऑपरेटर से हम क्या करते क्या हैं, द कामा ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेटर दैट इवेल्युएट्स इट्स फर्स्ट ऑपरेंड एंड डिस्कार्ड द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, तो कामा का यूज हम जो है इवेल्युएशन में करते हैं, वैल्यू और एक्सप्रेशन के सेपरेशन में करते हैं। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है टर्नरी ऑपरेटर, उसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के दो नेम हैं, कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 के बाद कोलन है, एक्सप्रेशन 3 के बाद सेमी कोलन हो सकता है। जब हमारा स्टेटमेंट क्या करेगा, स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिखेंगे। आइए, कास्ट ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग करना है तो हम कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इंट 2.2, इसका अर्थ है कि मशीन जो है 2 रिटर्न करेगा। ओके, तो टाइप कास्टिंग करना है तो हम 2 तरह से कर सकते हैं। इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर होता है, और रियल वर्ड से मल्टीप्लाई करें, या डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू को रिमूव कर दें, या डेसिमल पॉइंट लगा दें तो इंटीजर हमारा फ्लोट हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए आपका आ गया एड्रेस ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर M% रिटर्न द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। तो जो इंग्लिश का एंड होता है यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस ऑपरेटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग देख लीजिए। पॉइंटर ऑपरेटर एस्ट्रिस इज ए पॉइंटर टू ए वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एस्ट्रिस VAR विल पॉइंटर टू ए वेरिएबल VAR। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो आप एस्ट्रिस्क सिंबल यूज करेंगे वेरिएबल नेम से पहले, तो वह वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा। और पॉइंटर वेरिएबल की प्रॉपर्टी है ऐसा वेरिएबल जो किसी
पॉइंटर या दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, वैल्यू होल्ड नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, pointer is a special type of variable that holds the value of another variables or pointer। तो पॉइंटर स्टूडेंट्स किसी दूसरे वेरिएबल्स का जो है एड्रेस रखता है, ये ध्यान देना है। जनरल वेरिएबल होते हैं वो वैल्यू को होल्ड करते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को कंटेन करते हैं। आइए स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7 का बी, उसमें 2 इंटीजर लेना है, उसका जो है बिटवाइज एंड कितना आएगा उसको डिस्प्ले करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमने 2 इंटीजर INT n1 n2 लिया, इंटर डिक्लेयर किया वेरिएबल। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हमने n1 एंड n2 में 2 इंटीजर नंबर रीड किया। इसके बाद n1 बिटवाइज एंड का यूज करके स्टूडेंट्स इसको हमने प्रिंट किया वैल्यू। तो देखिए जैसे हमने क्या आएगा स्टूडेंट, जब इस प्रॉब्लम को कंपाइल करके रन कराएंगे तो जैसे हमने प्रॉम्प्ट आया इंटर 2 इंटीजर्स, तो 25 फर्स्ट नंबर दिया, सेकेंड नंबर 12 दिया। तो आपका जो आउटपुट आएगा n1 एंड बिटवाइज एंड n2 इक्वल टू 8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8A, फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सी प्रोग्रामिंग। ए block is a set of statement enclosed within a starting brace and closing brace। तो ब्लॉक में होता क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस से इनक्लोज होते हैं। एवरी प्रोग्राम हैव एट लीस्ट वन सच ब्लॉक मेन। कोई भी प्रोग्राम होता है स्टूडेंट, उसमें एक मेन ब्लॉक होता है, मेन फंक्शन होता है। द प्रोग्रामर कैन क्रिएट दियर ओन फंक्शन। प्रोग्रामर अपना फंक्शन क्रिएट कर सकता है। वी कैन यूज द फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हम फंक्शन को किसी भी टाइम कितना भी बार प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज वी कैन क्रिएट मल्टीपल ब्लॉक एज आवर रिक्वायरमेंट। मीन्स अपने हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई फंक्शंस आर आल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसी कारण से हम जो है फंक्शन को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। बिकॉज विदाउट यूजिंग इट वी कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्योंकि हम बिना जो है इसका यूज किए हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा जो सी लैंग्वेज है, फंक्शन है, यह जो है टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच मीन्स क्या होता है? टॉप का अर्थ है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है तो पूरे प्रॉब्लम को हम जो है एक प्रॉब्लम मान करके सॉल्व करते हैं। पहले हम पूरे प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, और प्रॉब्लम को डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं। इसी को हम कहते हैं टॉप डाउन। डाउन का मतलब है डिवीजन करना। ओके स्टूडेंट, और जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? सारे प्रॉब्लम को एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा है, मैंने आपको लिखा है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। टॉप डाउन अप्रोच आल्सो नोन एज टॉप डाउन डिजाइन और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। तो इस तरह देखा जाए तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? हम पूरे
प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, उसके बाद वन बाय वन उसको रिफाइन करते हुए प्रॉब्लम को ब्रेक करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ए कम्प्लेक्स सिस्टम इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स। तो इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट, जो मैंने कहा कि टॉप डाउन अप्रोच में हम पूरे बिग प्रॉब्लम को कंसीडर करके प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करते हैं, सॉल्व करते हैं और मीनिंगफुल फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, और सॉल्व प्रॉब्लम को हम लास्ट में कॉन्कैटिनेट ज्वाइन करके जो है होल प्रॉब्लम का आंसर को हम प्रोवाइड करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8B, यहाँ पर स्टूडेंट बताना है कि डिफरेंस क्या होता है व्हाइल एंड डू व्हाइल के लूप के बीच में। तो आइए देखिए क्या क्या डिफरेंस है, इसको एक टेबल से समझाया गया है। कंडीशन इज चेक, देखिए व्हाइल में क्या होता है, पहले कंडीशन टेस्ट होता है। कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। और डू व्हाइल में देखिए आप, स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस देयर आफ्टर कंडीशन इज चेक्ड। तो स्टूडेंट व्हाइल में पहले हम कंडीशन टेस्ट करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट को कंडीशनली प्रोसेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन डू व्हाइल में पहले हम स्टेटमेंट को मशीन एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन पर पहुंचता है और कंडीशन को टेस्ट करता है। अगला डिफरेंस, इट माइट अकर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड 0 टाइम। तो कहने का अर्थ यह है स्टूडेंट, पहला कॉलम है व्हाइल लूप का, तो व्हाइल लूप में हमारा स्टेटमेंट 0 टाइम भी प्रोसेस कर सकता है। मीन्स यदि कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो स्टेटमेंट है एक बार भी प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन डू व्हाइल में देखेंगे तो एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट को मशीन प्रोसेस करेगा, भले ही कंडीशन फॉल्स हो। अगला स्टेटमेंट, नो सेमी कोलन एट द एंड ऑफ व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है स्टूडेंट, उसके बाद में सेमी कोलन नहीं यूज़ करते। व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है व्हाइल, उसके बाद ब्लॉक होता है, सेमी कोलन जो है व्हाइल के जस्ट बाद नहीं आता। लेकिन डू व्हाइल में स्टूडेंट देखेंगे तो लास्ट में व्हाइल लूप जहाँ पर व्हाइल टेस्ट कंडीशन आता है उसके बाद सेमी कोलन लगा होता है। आगे यदि जो है सिंगल स्टेटमेंट है व्हाइल लूप में, तो ब्रैकेट अलाउड नहीं है। ओके स्टूडेंट, व्हाइल लूप में जब एक सिंगल स्टेटमेंट का हम प्रयोग करेंगे तो जो ब्रैकेट है वह ऑप्शनल होता है। लेकिन डू व्हाइल के केस में स्टूडेंट ब्रैकेट हमेशा आवश्यक है। आगे व्हाइल लूप में देखिए, वेरिएबल इन कंडीशन इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। तो व्हाइल लूप में स्टूडेंट्स जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पहले ही इनिशियलाइज होना मस्ट है। लेकिन डू व्हाइल में देखिए, वेरिएबल में बी इनिशियलाइज बिफोर और विद इन द लूप।
तो आप देख रहे हैं कि डू वाइल में वेरिएबल को जो है ब्लॉक के इनसाइड भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, सॉरी इनसाइड इनिशलाइज कर सकते हैं और आउटसाइड, लेकिन व्हाइल लूप में किसी भी वेरिएबल को हम लूप से पहले ही जो है आपको इनिशलाइज करना मस्ट है। व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप। व्हाइल लूप को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, और डू व्हाइल को कहा जाता है स्टूडेंट एग्जिट कंट्रोल लूप। सिंटैक्स देख लीजिए, लास्ट लाइन व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट ब्लॉक। इसमें डू व्हाइल में व्हाइल डू स्टेटमेंट्स, इसके बाद ब्लॉक क्लोज व्हाइल कंडीशन सेमीकोलन। तो देखिए व्हाइल के जस्ट बाद जो सेमीकोलन नहीं है, लेकिन डू व्हाइल में लास्ट में क्या है, सेमीकोलन है। तो यह स्टूडेंट हो गया 8 का जो है सेकंड, 8 का फर्स्ट हो गया। इसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक देखिए क्या होता है स्टूडेंट, एंड कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम द लूप कंस्ट्रक्ट। तो ब्रेक का यूज करके हम किसी लूप से बाहर आते हैं, और द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड। तो कंटिन्यू का यूज करके हम लूप के बाहर नहीं आते। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूजुअली यूज्ड विथ द स्विच स्टेटमेंट, एंड इट कैन आल्सो यूज्ड इन विद इन द व्हाइल लूप, डू व्हाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ कह रहे हैं कि हम जो है ब्रेक का यूज करके हम स्विच के बाहर डू व्हाइल व्हाइल लूप के बाहर आते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज नॉट यूज टू विथ द स्विच स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम स्विच के अंदर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, बट इट कैन बी यूज्ड विथ व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ओके स्टूडेंट, फॉर लूप। तो कंटिन्यू का इस्तेमाल हम स्विच के इनसाइड नहीं कर सकते, लेकिन व्हाइल डू व्हाइल फॉर के इनसाइड कर सकते हैं। व्हेन ए ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर, देन द कंट्रोल इज एग्जिटेड फ्रॉम द लूप कंस्ट्रक्ट इमीडिएटली। तो जैसे ही हमारा मशीन का कंट्रोल किसी भी ब्रेक स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, मशीन का कंट्रोल उस ब्लॉक के आउटसाइड आ जाता है। When the continue statement is encountered, then the control automatically passed from the beginning of the loop statement. Okay student, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे मशीन प्रोसेस करता है कंट्रोल कहाँ आ जाता है, उसके आगे के स्टेटमेंट को बाईपास कर जाता है और लूप के बिगिनिंग में आ जाता है। ओके, इसका सिंटैक्स देखते हैं। ब्रेक सेमीकोलन, और इसका सिंटैक्स है कंटिन्यू सेमीकोलन। आइए स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, 8 है। 8 का अगला क्वेश्चन प्राइम नंबर देखिए, पेपर से आप मिला लीजिएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which is only divisible by 1 and itself। प्राइम नंबर 1 नेचुरल नंबर होता है जो 1 से बड़ा होता है, जो अपने आप और 1 से डिवाइड होता है।
ओके स्टूडेंट, और उसके अलावा किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होता, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ प्राइम नंबर देखिए स्टूडेंट, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स हैं। और इसे कहा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होगा कौन सा, 2। अब आगे आते हैं स्टूडेंट परफेक्ट नंबर। A number is a perfect number if it's equal to sum of its proper divisors। कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर कहा जाएगा जब उसका डिवाइजर्स का सम उस नंबर के बराबर होता है। जैसे स्टूडेंट 6 है, 6 इज ए परफेक्ट नंबर, 28 is a perfect number, and so on। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का 4th ऑप्शन, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर n। जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट, फैक्टोरियल जो होता है नेगेटिव का नहीं होता है और डेसिमल पॉइंट नंबर का नहीं होता, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है। इसलिए मैंने आपको लिखा फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n डिनोटेड बाय n, फैक्टोरियल n इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे बच्चों, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 डॉट डॉट मल्टीप्लाई आपका 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा स्टूडेंट, 120। अब इसके आगे देखिए, उसमें पूछा है स्टूडेंट क्यूब रूट ऑफ ए नंबर n इज इक्वल टू n पावर 1/3। किसी नंबर का कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल 3 बार उसका फैक्टर है तो उसका क्यूब रूट कितना आया, 3 आया। जैसे 27 है, 27 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 27 का क्यूब रूट 3 आएगा। 1000 का क्यूब रूट कितना आएगा, 10 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हो गया स्टूडेंट। तो मैंने जो है आपको पूरा पेपर जो है कंप्लीट कराया स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से आप जो है इस वीडियो लेक्चर को आप जो है बार बार जो है रिवाइज करेंगे तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके साथ जो है थियरी पढ़ते रहिए और कंसेप्ट के लिए जो है मेरा वीडियो लेक्चर देखते रहिए, तो आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप जो है एक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो अच्छा रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।